अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं ज़रा। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय कार्ल रॉजर। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को ही या ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी को ही हम एक्सपीरियंशियल थेरेपी भी बोलते हैं। उसके अलावा हम इसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी बोलते हैं। इसको हम सेल्फ साइकोलॉजी भी कहते हैं और इसी को ही हम एक तरह से फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं। तो ये सारे नाम इसी के हैं और क्यों है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले, इससे पहले कि मैं डिटेल्स इस पे बात करूं। जो वर्ड है ह्यूमनिस्टिक, ये है कि ये बेस्ड है हाईएस्ट ह्यूमन फंक्शंस के ऊपर, कि जो ऐसी खूबियाँ जो सिर्फ इंसान में पाई जाती हैं और समहाउ किसी भी दूसरे जानवर या ऑर्गेनिज्म में पाई नहीं जाती हैं, जो इंसान की खास सफ़ात हैं, जिनकी वजह से हम अशरफुल मखलूक ठहरे हैं। यानी इंसान में इसार और कुर्बानी का जज्बा है, इंसान के अंदर एक सेल्फलेसनेस का जज्बा है, दूसरों का दुख दर्द महसूस करने का जज्बा है। इस तरह से जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है और बाकी जानदारों में या जानवरों में इस लेवल तक सोच की सतह नहीं होती है। ये इस चीज़ को ही ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहेंगे। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ? आपको याद है कि फ्रॉइड ने बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस को और ऐसी चीज़ों को जो नज़र नहीं आती हैं और एक तरह से एक पेसिमिस्टिक व्यू दिया था, यानी इंसान नफसानी तौर पर अपनी जबिल्ली ख्वाहिशात का ग़ुलाम है और वो उनके ताबे है। यानी इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, उनकी तस्कीन के लिए कोशिश करता रहता है। अगर वो इसके ऊपर काबू पा लेता है तो वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और उसको कोई बीमारी नहीं होती है, अदरवाइज़ वो उसी के अंदर ही उसी घनचक्कर में घुसा रहता है। इसी तरह हमने देखा था कि जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे वो ये मानते हैं कि हम हर काम ना किसी इनाम के लालच में करते हैं, जिसको रेनफोर्समेंट कहा जाता है। यानी हमें किसी रेनफोर्समेंट की तवक्को होती है जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर रहे होते हैं। अब ये दोनों जो बातें हैं ये इंसानी रवैयों को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। तो जो थर्ड एक वेव है, इंपॉर्टेंट वेव हमारे लिए, वो ह्यूमनिस्टिक की है और एक फ्रेश वेव थी, क्योंकि ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बयान करती है इंसानी नफ्सियात के बारे में, कि इंसान जो है वो एक दूसरे की मदद करना चाहता है, उसमें मदद का जज्बा है, वो दूसरों के काम आना चाहता है। और हम हर एक चीज़ अपने नफ़े और नुकसान के लिए नहीं करते हैं। कई दफ़ा हम इसलिए भी काम कर रहे होते हैं कि हम इंसानियत का भला कर सकें और हम अपने ज़ाती नफ़ा और नुकसान की परवाह किए बगैर दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं। इस तरह से जो इंसानी खूबियाँ हैं और औसाफ हैं, ये हमारी शख्सियत की असल बुनियाद हैं और इन्हीं को उजागर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो सारा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की एक तरह से चंक है या उसकी रूट है। जो बाकी इसके लिए नाम इस्तेमाल हुए, मैंने ढेर सारे नाम बोल दिए हैं। सेल्फ़ का भी सेम वर्ड इसी तरह से है, क्योंकि इसकी जो सारी आगे जो इसके कंपोनेंट्स हैं जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सेल्फ़ का लफ्ज़ बार बार आता है। खुद को पहचानना, खुद शनासी, खुद ही का कॉन्सेप्ट। जितने भी हमारे अल्लामा इकबाल या एक तरह से अगर हम मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की बात करें तो वो भी कमोबेश इसी स्कूल ऑफ थॉट में बिलोंग करते होंगे, क्योंकि ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो खुद शनासी का दर्स देता है कि हम अपने औसाफ को पहचानें, अपने जो रियल पोटेंशियल्स हैं हमारे, हम उनको जानने के बारे लिए कोशिश करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानें। तो वहाँ से ये वर्ड आया है सेल्फ़ का। तो इसके अलावा इसको एक्सपीरियंशियल साइकोलॉजी क्यों कहा जाता है? एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है, एक्सपीरियंस से वर्ड निकला है कि हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के बारे में वो सबकी डिफरेंट होती है। हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, हर एक अपनी तरफ से दुनिया को देखने की कोशिश करता है और हमें नहीं पता कि जिस तरह से आप दुनिया को और उसकी मुख्तलिफ जहतों को आप देखते हैं, ऐसे मैं देखती हूँ या नहीं देखती हूँ। तो हमारा एक ही चीज़ के ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यही हमें इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम किसी शख्स को पूरी तरह से जानते हैं या मैं उसको बस पहचान गया हूँ, जो उसका पता चल गया है, बल्कि हम उसकी कुछ उन चीज़ों को जान सकें जो हमें पेश किए गए हैं और बाकी वो शख्स हमारे लिए एक बंद किताब की तरह है। हर एक शख्स एक दूसरे के लिए बंद किताब है और हम उसके सारे सफ़ात कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। हर एक की अपनी एक्सपीरियंशियल और इमोशनल लाइफ है। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। यानी जब तक हम इमोशनली खुद को अच्छा नहीं ना समझते, मैं कहूँ आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी सेहत ठीक है, आप बिल्कुल ओके हैं, तो जब तक आप खुद से डीप इनसाइड यू आर नॉट फीलिंग ओके इमोशनली, जब आप जज्बाती तौर पर अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं, आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो आपकी असल रूह है वो आपके इमोशंस हैं, आपकी जज्बाती दुनिया है। आपकी जज्बाती दुनिया सिर्फ आपको पता है और कोई भी उसके बारे में पूरी तरह से आगाह नहीं है। चाहे हम जितनी मर्जी कह लेना कि किसी को मेरे हाल का पता है, कोई किसी का हाल दिल नहीं जानता है। तो ये एक ओवरऑल चंक था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का।
कार्ल रॉजर 1902 में पैदा हुए और 1987 में उनकी डेथ हुई थी। इन शुरू से ही एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। बेसिकली एक अमेरिका की एक जो थी एक किसान फैमिली, उनसे इनका ताल्लुक़ था। इनके जो वालिद थे वो साइंटिफिक पैमाने के ऊपर काश्तकारी करते थे और शुरू में कार्ल रॉजर का इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चर के शोबे के साथ था और उसी में ही उन्होंने डिग्री भी हासिल की। वहाँ से वो यूनिवर्सिटी से एक मिनिस्ट्री की ऑफ़र्स थी और इस तरह से वो मिनिस्ट्रीज़ में चले गए और पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए और वहाँ से चाइना चले गए। जब चाइना चले गए तो वहाँ पर जाकर उनको एहसास हुआ कि वो अपनी जो घर है और फैमिली है वो उनकी ही रवायात के तहत ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं और उनको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला कि वो एक्चुअल में क्या हैं। वो अपने आप को जानने और पहचानने की जद्दोजहद में लग गए। बहुत ज़्यादा रीड करते थे और इस तरह से उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, मजहबी रुझानात थे, वो भी अपने वालिदैन से मुख्तलिफ हो गए। लेकिन ये एक ऐसी लिबरेशन थी, एक ऐसी आज़ादी थी जिसकी वजह से उनकी इंटेलेक्चुअल लाइफ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को प्रोग्रेस मिली और उनकी ज़ाती सतह पर तरक्की हुई। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि बेसिकली हमारे अंदर जो असल चीज़ है जो चेंज होने वाली है, जिसके ऊपर हमारी साइकोथेरेपीज़ बेस होनी चाहिए, वो सेल्फ़ इंसाइट है। जब तक सेल्फ़ इंसाइट या खुद ही नहीं है, खुद शनासी नहीं है, तब तक हम कोई भी बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो रवैये हैं, रुझानात हैं, जो उसमें ड्राइविंग फोर्स है या मेन मुहर्रिक है जो हमारे लिए, वो हमारी अपनी जो एक तरह से है ना कि अपने बारे में इंसाइट है कि हम अपने आप को कितना अच्छी तरह से पहचानते हैं। यानी जब जितना ज़्यादा हम अपने आप को अच्छी तरह से पहचानेंगे कि हमारी क्या ख्वाहिशात हैं, हमारी क्या ज़रूरियात हैं, हमारी क्या एस्पायरेशंस हैं और हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तब तक हम बाहर से इन्फ्लुएंस ले लेकर अपने बिहेवियर को तब्दील नहीं कर सकते हैं। और वो तब्दीलियाँ बड़ी शॉर्ट लिव्ड होंगी, टेम्परेरी होंगी। परमानेंट तब्दीली सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो इनसाइड से आए, जब वो अंदर से फूट कर बाहर निकल आए। इस तरह से ये एक बहुत ही यूनिक अप्रोच थी। एक तरह से जो कार्ल रॉजर हैं, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाले, ये फरमाते हैं कि अनकॉन्शियस भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम शऊरी तौर पर अपने आप को बनाते हैं, संवारते हैं, हम अपने बारे में राय गेन करते हैं। और इवन जो हमारे सर्कमस्टेंसेज हैं, फैमिली इन्वायरमेंट है, जैसे फ्राइड ने पहले 5 सालों को इम्पोर्टेंस दी है, तो कार्ल रॉजर कहते हैं कि हाँ, इनिशियल चाइल्डहुड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ही हम बड़े होते हैं और फिर हमें ना एक तरह से हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होती है कि मैं कौन हूँ, उस टाइम के ऊपर हमारी सेल्फ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है। हम अपने बारे में, अपने जो खूबियाँ हैं, सलाहियतें हैं, उनको कंगालना शुरू कर देते हैं और तब जाकर हमें अपने रियल सेल्फ के बारे में पता चलेगा। जब हमें ये चीज़ पता चलती है तो हम इसको और ज़्यादा उभारने की और सामने लाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ये असल में हमारी शख्सियत को डिज़ाइन करता है, वो नहीं जो हमारे अनकॉन्शियस में है या फिर वो चीज़ें कि जो हमारे पास्ट का हिस्सा है, हमारा माजी है, वो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं जितनी ज़्यादा सेल्फ इंसाइट होती है।